मिशन 45 डेज। इस 45 डेज के अंदर हम लोग से कोशिश यह रहेगा कि सारे के सारे जितने भी केमिस्ट्री फिजिक्स कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे को दोबारा रिकैप किया जाए। ऐसे तो क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश क्या कि हम लोग को 45 डेज के अंदर जितने भी केमिस्ट्री का चैप्टर है और जितने भी फिजिक्स का चैप्टर है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन को रीड करते हुए सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हम लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे और हम लोग इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो देखा जाए ये चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका प्रॉपर्टी पहले वाला से बिल्कुल अलग होता है, उसे क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो पहला पॉइंट नंबर 1 अगर एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तब आपका जवाब क्या होगा, व्हेन 2 or more than 2 substances react together and forms a new substance whose property is entirely different from the original one. This phenomenon is known as the chemical reaction. When 2 or more than 2 substances react together to form a new substance whose property is different from the original one is known as the chemical reaction. ठीक है, जैसे देखिए एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है ना। जैसे देखो बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ आवर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है। देखो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर सीजन अगर आप मिल्क को अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे ही तो मिल्क खराब हो जाता है, मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खट्टा होने के साथ साथ वो फट जाता है, ठीक है ना। कारण क्या हो गया, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या जी पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना, या तो लैक्टिक एसिड होता है। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना चालू करेगा। एक समय ऐसा है कि लैक्टिक एसिड इतना ज्यादा बन जाएगा कि दूध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब देखिएगा, अब दूध का प्रॉपर्टी और फटे हुए दूध का प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। नहीं, दूध को हम लोग गर्म करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन वही फटे हुए दूध को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कुछ कुछ सॉलिड सब्सटेंस मिलने लगता है, ठीक है ना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बात और होता है, इस देखिएगा जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो ओरिजिनल चीज को दोबारा नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखो अगर दूध एक बार खराब हो गया, अब तुम चाहते हो कि खराब दूध से फिर से ओरिजिनल दूध बना लें, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा बताया गया कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होने के बाद दोबारा जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो सब नहीं आ सकता है, ठीक है ना। या तो फिर देखिए एक और रिएक्शन देखिएगा, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। पैन वगैरह होता है, पैन मतलब कढ़ाई हो गया, कढ़ाई वगैरह को अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे ही ह्यूमिड में, है ना, जहां पर नमी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जंग जब लगना चालू हो जाएगा तो क्या होगा कि तवा जो है वो धीरे धीरे जंग लगते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा जंग में बदल जाएगा। उसको जब मारोगे बीट करोगे तो क्या होगा, जो भी जंग है वो क्या होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जितना भी तवा रखा हुआ था सबके सब क्या जी बदल जाएगा, जंग बदल जाएगा। अब तुम यह कोशिश करो कि जंग से हम दोबारा बना ले, वो तो संभव है। या तो जंग का प्रॉपर्टी क्या आयरन तवा की तरह होगा, तवा थोड़ा सा चमकता और सुंदर लगता है देखने में, लेकिन जंग को देखो क्या होता है, बदसूरत, है ना, रेडिश कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है ना। इनफैक्ट अगर उसको लेकर के हाथ में इस तरह से करोगे तो भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिनल का प्रॉपर्टी और बाद वाला का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये वाला दे देंगे, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, फट जाता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या हो गया, ये देखिए तवा है उसको एक्सपोज जब हम ह्यूमिड एयर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जंग लगना चालू हो जाता है, ठीक है। या तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट क्या हो गया, फर्मेंटेड, है ना। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या चीज हो गया, बोलिएगा, केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेड समझते हो ना, है ना। चलिए और आगे देखिएगा, फूड इज कुक्ड, एक बार खाना बन गया दोबारा चाहते हैं कि नहीं, चावल जैसे तो वैसे हम दोबारा ला दें, संभव है, उस फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है ना। या तो फिर फूड
फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, या तो हमारे शरीर के अंदर फूड एक बार शरीर के अंदर चला गया, वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो है ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। बी रिस्पायर, अब हम लोग जब रिस्पायर करते हैं तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हम जानते हैं हम लोग क्या होता है, रिस्पायरेशन के समय क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है रिस्पायरेशन के टाइम, बोलिएगा। ग्लूकोज रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, C6H12O6 रिएक्शन करता है किसके साथ, बोलिएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है बोलिए, हाँ CO2, और क्या बनाता है प्लस वाटर बनाता है, साथ साथ क्या बनाता है, एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, बोलिएगा, है ना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत, ठीक है, तो याद रखना है ना। तो ये देखिए, ये भी एक एग्जांपल होगा क्या चीज का, बोलिएगा, केमिकल रिएक्शन का। मतलब कुछ कुछ अगर एग्जांपल की बात किया जाए केमिकल रिएक्शन का, तो ये सब एग्जांपल हो गया, रिस्पायरेशन प्रोसेस हो गया, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, या तो फिर फूड इज कुक्ड, ये सारा का सारा एग्जांपल है क्या चीज का, केमिकल रिएक्शन का, जो कि हम आसपास में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़िएगा, इसके बाद देखिए क्या है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव हाउएवर चेंज्ड। तुम इसमें जितने भी देखोगे इसमें क्या हो जाता है, सब कुछ चेंज हो रहा है। इनिशियल, जैसे खाना बनने से पहले चावल की अगर बात किया जाए, दूसरा उसका प्रॉपर्टी कुछ और, अब बाद में जो बना चावल उसका प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो देखो आसपास में दो तरह का चेंजेस होता है, कुछ फिजिकल होता है, कुछ कुछ कैसा होता है, केमिकल होता है। तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, एक ऐसा चेंज होता है जो कि टेम्पोररी चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। नहीं, जैसे मान लिया जाए कि आप पानी लिए और उसको फ्रिज में रख दिए, है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। अगर आप फ्रिज में आप रख दीजिएगा, फ्रिज से बाहर निकल कर फिर से उसको पानी रोक दीजिए, बर्फ को रख दीजिए बाहर में, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से पानी में आ जाएगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी कि जो टेम्पोररी चेंज होता है, सिर्फ कंडीशन को चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिक ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोला जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसा चेंजेस होता है जो परमानेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज, नहीं कोई दिक्कत। या तो फिर रिस्पायरेशन जो प्रोसेस हो गया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। आज जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज होता है, कोई दिक्कत। चलिए, है ना, तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है ना। बी whenever a chemical changes occurs we can say that a chemical reaction has taken place। जहां पर भी केमिकल चेंज होगा इसका मतलब वहां पे क्या हो गया होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, है ना। यू मे हैव, हाँ, तो यहां से क्या समझ में आया कि दो तरह का चेंजेस कितने प्रकार का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, फिजिकल चेंज और कौन सा हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज किसे बोला जाता है, टेम्पोररी चेंज को बोलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आइस। और कुछ बोलिएगा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ बैग्स, और बोलो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, दिस ऑल आर फिजिकल चेंजेस, कोई दिक्कत है ना। गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल, और बोलो, हाँ, इस तरह से बहुत सारा चेंजेस आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, you may have been you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction, ठीक है ना। तभी हमने बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसका प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल अलग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, कोई दिक्कत समझा ना। when two or more than two substances react together and forms a new substance whose property is entirely different from the original one is known as the chemical change, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? अब कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो there are various ways by which we can know how the chemical reaction has taken place। जैसे देखिएगा कैसे पता चलेगा, जैसे कि चेंज इन कलर हो सकता है, क्या हो सकता है बोलिएगा, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे देखो अगर बात किया जाए आयरन के बारे में, छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो आयरन का जो नेचुरल कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, कैसे कलर का होता है। लेकिन जब उसमें रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो कैसा हो जाता है बोलिएगा,
रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ, चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है नहीं। तो जहां पर भी चेंज इन कलर हो रहा है ओ लगता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिसका डिस्कशन थोड़ा सा और आगे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है ना, कि हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस। चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकता है, नहीं समझ रहे हो। दो को लिक्विड है, रिएक्शन करने बाद को सॉलिड बना देगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो सकता है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, मतलब सॉलिड सॉलिड रिएक्शन के बाद कोई लिक्विड बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। सॉलिड गैस रिएक्शन के कोई लिक्विड बना दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई दिक्कत, तो इससे पता चलता है, ठीक है ना। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस आंसर्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो देखो ये एक्टिविटी में क्या दिया गया है ना। इस एक्टिविटी को हम पढ़ते नहीं है, हम आपको बता देते हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या इस एक्टिविटी के अंदर है, देखिएगा। तो इस एक्टिविटी के बारे में पहले प्यार से देखिए क्या है ये, है ना। ये देखो ये जो है वो मैग्नीशियम रिबन है, देखो लिखा हुआ है क्या चीज है, मैग्नीशियम रिबन है। कोई दिक्कत, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया, जलाया गया है। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया है, जलाया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो यहां पर एक है ना पाउडर लाइक सब्सटेंस बनेगा। क्या बनता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। आई जो पाउडर लाइक सब्सटेंस बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बोलिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है ना। वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट, है ना। इसका पीछे रीजन क्या है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो क्या रिएक्टिव एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होता है, रिएक्टिव मेटल नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर बात करोगे सोडियम, है ना, काना का मग अल्जन फे, ठीक है ना। तो काना का मग याद है ना, काना का मग। देखो तो मैग्नीशियम जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम के ऊपर एक सरफेस बना रहेगा, काची का बना हुआ रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ रहेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है ना। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर लेयर उसके ऊपर बना हुआ है तो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो जलेगा, लेकिन उतना ढंग से नहीं जलेगा। लेकिन जब सैंड पेपर से रगड़ देंगे तो फायदा क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो अब जब ये जलेगा तो बहुत ज्यादा डेजलिंग लाइट देगा। कैसे लाइट देता है, दम इतना लाइट देता है कि आंख तुम्हारा चकचौंध हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखते हो कि जिसमें बिल्डिंग वगैरह होता है उसमें देखते हो कितना डेजलिंग लाइट देता है, उस तरह से लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से व्हाई डू वी रब, क्यों रब किया जाता है बोलिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या चीज का लेयर बना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना हो रहता है। और जब हम रब करेंगे सैंड पेपर से तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हमने क्या किया, हटा कर दिया, रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत, समझ रहा हो ना, इसीलिए रब किया जाता है। कोई दिक्कत, हाँ। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो क्या बनता है बोलिएगा, क्या बनता है। तो देखो यहां पर जो रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है देखिएगा, है ना। मैग्नीशियम है प्लस क्या लिख दो आप, ऑक्सीजन। जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, MgO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसे मैनेज है ना बैलेंस करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। तो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कोई दिक्कत, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बोलिएगा, हाँ। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बोलिएगा, व्हाइट कलर का होता है, याद रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर, यानी कि जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो डेजलिंग लाइट मिलेगा और साथ साथ क्या मिलता है बोलिएगा, डेजलिंग लाइट मिलता है और व्हाइट पाउडर मिलता है। अब व्हाइट पाउडर क्या चीज का होगा बोलिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ रहे हो। अब चलिए आगे बढ़िएगा। तो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ दिया जाए कि समझ गए होगे, समझ गए हो, चलिए, है ना। तो ये याद रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या देता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या बनता है, डेजलिंग लाइट मिलता है, लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट मिलता है। तो प्लस लाइट एंड हीट भी लिख सकते हैं आप,
प्लस लाइट एंड हीट बोथ आर फॉर्म्ड। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब देखिए इसके बाद अगला में, हाँ तो पहले इतना समझ में आया ना। तो पहले हम लोग क्या सीखे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हर एक बच्चा को याद होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, when two or more than two substance react together to form a new substance whose property is entirely different from the original one is known as the chemical reaction, है ना। give example of some chemical reaction। तो क्या हो गया, ये हो गया burning of magnesium ribbon, burning of magnesium ribbon to form white like powder is also an example of chemical reaction। नहीं कोई दिक्कत? और फिर कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, है ना, फूड इज कुक्ड, इस तरह से कुछ कुछ हो गया। चेंजेज आसपास में कितने तरह का होता है बोलिएगा, दो तरह का चेंजेज होता है। कौन कौन सा, फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। इतना स्टूड है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, देखिएगा। तो ये एंड ऑफ पेज नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2। देखिए क्या है जो, देखो ये एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी क्या कह रहा है, एक्टिविटी नंबर 2, है ना। तो एक्टिविटी नंबर 2 में क्या लिखा गया है, टेक लीड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिया जाए। तो लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा। हाँ तो लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या लिखा जाता है बोलिएगा, PbNO3, PbNO3, ठीक है ना। कोई दिक्कत, PbNO3 हो गया, ठीक है ना। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटासियम आयोडाइड, और इसके अंदर क्या ऐड कर दो बोलिएगा, पोटासियम आयोडाइड, मतलब Ki ऐड किया जाए। कोई दिक्कत? चलिए, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इसमें क्या तुम ऑब्जर्व करते हो, तो देखो कैसे क्या होगा। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा बोलिएगा, PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक है ना। अब प्लस PbNO3 का होल 2 ना होगा, ठीक है, प्लस क्या लिखोगे आप बोलिएगा, KNO3 लिखाएगा। अब यहां पे क्या ऑब्जर्व करते हो, है ना। तो देखिएगा लेड नाइट्रेट का कलर देखो कैसा होता है, हाँ रेड, इसका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, समझ रहे हो ना। रिएक्शन होने के बाद ये जो लेड आयोडाइड मिला, इसका कलर कैसा हो जाता है बोलिएगा, येलो कलर का होता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है बोलिएगा। अब देखने वाली बात है कि कलरलेस चीज जब रिएक्शन कहते कैसा हो गया, येलो हो गया। तो क्या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन और नॉट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। या तो फिर आपसे पूछ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ वेयर, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन वेयर चेंज इन कलर हैज टेकन प्लेस, कुछ ऐसा एग्जांपल जो इसमें कलर चेंज होगा। तो एग्जांपल दे देंगे कि PbNO3 का रिएक्शन होगा पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनता है बोलिएगा, बोलिए ना, PbI2 प्लस क्या हो गया, KNO3 हो गया, है ना। इसका कलर कैसा होता है बोलिएगा, कलरलेस होता है। यहां पे कैसा बन जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। कोई दिक्कत? तो ये एक्टिविटी 2 समझ में आना क्या कर रहा है, जो लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ होता है तो चेंज इन कलर होता है। अब चेंज इन कलर हुआ तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी केमिकल चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत सर होना। चलिए अब देखिएगा, देखो क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नीशियम, तो वही वाला चीज लिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में लिख रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एक बार देख लिया जाए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू व्हाइट पाउडर। थोड़ा देर पहले बताए थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है बोलिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर। डाउट यहां तक है ना। एक्टिविटी 2 आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखिए एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी 1.3 को देखो, ये सारे रिएक्शंस को आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखते जाइए, मैंने बुक में ही बगल में लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है सबको नोट डाउन करते चले जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एक्टिविटी 1.3 क्या कह रहा है, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्युअल्स, क्या लिया जाए, जिंक ग्रेन्युअल्स लिया जाए, ठीक है ना, इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। क्या ले लिया गया बोलिएगा, जिंक ग्रेन्युअल है। जैसे देखो आप यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा, देखो इस वाला में देखो, ठीक है ना। तो देखो ये जो नीचे जो देख रहे हो वो सब क्या चीज है, जिंक ग्रेन्युअल्स है। क्या चीज हो गया, जिंक ग्रेन्युअल। समझते हो ना क्या होता है, जो
जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल समझते हो ना, दाना होता है, ठीक है, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया, दिस इज ए कॉनिकल फ्लास्क, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ो, क्या कर रहा है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या डाल दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाए, तो क्या डाल जाए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, देखो अगर बहुत प्यार से अगर बात किया जाएगा तो हमने क्या लिया था, जिंक था, क्या था, जिंक। जिंक के अंदर हमने क्या डाल दिया बोलिएगा, HCl, क्या डाल दिया, मान लेते हैं HCl, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। देखो अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखना बहुत प्यार से, ठीक है, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब देखिएगा जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, यहां पर रिएक्शन होने के बाद बनता है ZnCl2 प्लस क्या बनता है आपका H2 बनता है, बैलेंस करने के लिए दो से यहां से मल्टीप्लाई किया जाए, कोई दिक्कत। अब चले देखिए, अब देखोगे तो यहां पर अगर बात किया जाएगा तो जिंक, ये जिंक कौन से स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, ये कैसा हो गया बोलिएगा, सॉलिड इन नेचर होता है। HCl कैसा होता है बोलो, लिक्विड होता है। ये कैसा होता है बोलिएगा, है ना, ये कैसा हो गया बोलिएगा, लिक्विड हो गया, ठीक है ना, लिक्विड हो गया, कोई दिक्कत। ZnCl2 बना, ये भी कैसे बनेगा, सॉलिड बनेगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस बना, कौन सा गैस बना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस हैज टेकन प्लेस हियर, क्या हुआ, एक गैस बना और गैस का नाम क्या था, हाइड्रोजन गैस बना, कोई दिक्कत सर होना। यानी कि क्या कह रहा था, टेक फ्यूज, है ना, समझ में आना, ऐड इसमें के अंदर डाले, या तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि क्या लिया जाता बोलिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते, क्या लेते बोलिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, Zn प्लस क्या ले लो, H2SO4। अब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलिएगा, ZnSO4 प्लस क्या लिखा गया, H2 हो गया। तो ओवरऑल कौन सा गैस बन रहा है दोनों ही रिएक्शन में, देखिएगा तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, है ना। तो क्या कह रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, कह रहा है कि क्या तुम कुछ देखोगे, तो हाँ देखोगे, क्या देखोगे, ये देखो ये जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, यहां पर अगर मान दिया गया इस तरह से जिंक ग्रेन्यूल्स था तो इसके चारों तरफ देखोगे तो बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ग्लास वगैरह कभी डाले हो तो किस तरह से सन से आवाज नहीं आता है, बस उस तरह से सनसनाहट की आवाज आएगा, सर आना अल्लाह, कुछ इसके अंदर से बुलबुला बन के निकल रहा है, किस तरह से बन के निकल रहा होगा, बुलबुला बन के निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो जो बुलबुला बन के निकल रहा है वो क्या चीज एक्चुअली में, हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस बन रहा होगा, और हाइड्रोजन गैस जो बन करके निकल रहा है इसलिए आवाज आ रहा है, सन सन की आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत सर है ना। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, बोलो क्या ऑब्जर्व करोगे, बजिंग साउंड, कैसे साउंड ऑब्जर्व होगा, बजिंग साउंड ऑब्जर्व होगा। क्यों हो रहा होगा बजिंग साउंड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। या तो फिर फॉर्मेशन, बबल्स का फॉर्मेशन बनते हो, देखो ये सब दिखाएगा ना एनसीईआरटी बुक में, क्या दिखा देगा, बबल्स का फॉर्मेशन बनते हुए दिखा देगा, सर है ना। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ब्रेड डालते नहीं देखते हो, बबल्स का फॉर्मेशन होता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होना चालू होगा, ठीक है ना। बबल्स क्यों बन रहा होगा, सिंपल सी बात है, बबल्स क्यों बन रहा होगा, क्योंकि देखो रिएक्शन के कारण नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो हम जान रहे हैं, बबल्स इसलिए बन रहा है कि देखो ये लिक्विड है ना, अब लिक्विड के अंदर से गैस आना चाह रहा है तो जगह छेकेगा, जगह अंदर लेगा कि नहीं लेगा, तो जब जगह लेगा तो क्या होगा, अपने स्पेस को क्या कर देगा, वैकेंट कर देगा, जब वैकेंट कर दिया तो अभी क्या बन जाएगा, बबल्स, क्या बन जाएगा, बबल्स बन जाएगा, कोई दिक्कत सर होना, है ना। तो क्या कह रहा था कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, हाँ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, कोई दिक्कत है ना। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इसको तुम टच करो, तो टच करो तो जानते हो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला भी एग्जांपल जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन वाला देखे थे, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत, ठीक है ना। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। यहां तक डॉट है। तो तीन रिएक्शन के बारे में पढ़े, पहले क्या चीज के बारे में पढ़े बोलिएगा, मैग्नीशियम रिबन वाला, उसके बाद क्या चीज के बारे में पढ़े, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो उससे उस रिएक्शन से क्या समझ में आया, एक्टिविटी 2 से क्या समझ में आया, चेंज इन कलर समझ में आया। एक्टिविटी 3 से क्या समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ गैस, कोई दिक्कत सर आना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे पढ़िएगा। हाँ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जहां कहीं भी ये इनमें से कोई भी एक
या हो सकता है कोई दो प्रॉपर्टी शो कर दे, सब के सब प्रॉपर्टी शो कर दे, यानी कि यहां जहां भी हो रहा है समझो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इसमें से अगर कोई भी चीज अगर हो रहा है, इसमें से कोई भी एक काम अगर हो रहा होगा तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो फिर हाउ विल यू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे पता चलेगा। तो ये सब कारण से तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, नहीं, या तो फिर क्या हो सकता है बोलिएगा, चेंज इन कलर हो सकता है, या तो देखो इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बना था, क्या बना था, प्रेसिपिटेट बन जाता है, कोई दिक्कत से ना। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट समझ रहे हो ना, सॉलिड सॉलिड रिएक्शन और लिक्विड बन गया, सॉलिड गैस रिएक्शन हो गया सॉलिड बन गया, कुछ और भी हो सकता था, कोई दिक्कत है ना। तो चेंज इन स्टेट समझ में आया, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, थोड़ा पहले एग्जांपल दिए थे, ये वाला येलो कलर का हो गया था ना, कलरलेस तो कैसा हो गया था, येलो कलर का हो गया था, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस जो अभी हम लोगों ने देखा, क्या चीज वाला, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो फिर कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड वाला देखा रिएक्शन, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर चेंज इन टेम्परेचर जो थोड़ा देर पहले देखा, या तो मैग्नीशियम रिबन वाला भी देख सकते हो कि वो नॉर्मल ठंडा था, रिएक्शन होने के बाद वो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा तुम ही को गर्मी लगने लगेगा, कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना, कोई डाउट यहां तक। चलिए, तो यहां से अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, चेंज इन स्टेट, फिर चेंज इन, फिर बोलने से पैसा नहीं लगेगा, बोलोगे मेरे साथ साथ धीरे धीरे सीखते चले जाओगे, समझ रहे हो ना। चलिए, यहां तक डाउट नहीं ना रहा। चलिए, एक एक एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा बुक नहीं पढ़ना है, चुपचाप एनसीईआरटी उठाओ, दिन रात एक कर दो, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है ना। एज बी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। आसपास में अगर देखोगे तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन हो रहा है तुमको पता भी नहीं है, और यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि जंग लग रहा है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं आराम से, पढ़ा रहे तुमको हम यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कितना सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। सांस ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज जाकर टूट रहा होगा वहां पे, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है नहीं, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, खाना पच रहा होगा, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कोई दिक्कत। तो ऐसा बहुत सारा चेंजेस तुम्हारे आसपास में हो रहा है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical and reaction taking place around us. ठीक है, we will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. और इस चैप्टर में हम लोग को यही तो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक, सिंबल के रूप में, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझेगा ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा केमिकल इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब देखिएगा जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको बहुत ही शॉर्टकट तरीका से लिखा जा सकता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे क्या किया जा सकता है, शॉर्टकट तरीके से लिखा जा सकता है, और उस शॉर्टकट तरीका से लिखने के ही मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ा देर पहले आप देख रहे थे मैग्नीशियम रिबन वाला देखे थे ना, अब देखो एक बच्चा क्या करेगा कि इस तरह से लिखेगा, ठीक है ना, किस तरह से लिखता है। यदि मान लिया जाए कि बच्चा जो है, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये लिखने में हमको समय नहीं बर्बाद हो रहा है, समय नहीं बर्बाद, समय बर्बाद हो रहा है, इंक बर्बाद हो रहा है, बहुत सारा लॉस है, बहुत सारा बच्चा आलसी होता है, लिखना नहीं पसंद करता है, ठीक है नहीं। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का, और जो शॉर्टकट तरीका से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है, ये जो लिखा गया इसे बोला जाता है बर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बर्ड इक्वेशन। क्या बोला जाएगा,
हाँ, इस केस का रिएक्शन क्या पूरा लिख दिए तो क्या कहला जाएगा, बर्ड इक्वेशन। जैसे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो देंगे, बनेगा क्या चीज बोलिएगा, वाटर बनेगा, तो दैट इज द बर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन नहीं, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, शॉर्टकट तरीका से। अब हम लोग मैग्नीशियम को मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे, बल्कि मैग्नीशियम का क्या यूज करेंगे, सिंबल। क्या यूज किया जाएगा, सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाता है बोलिए, O2। रिएक्शन होता क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, MgO। क्या बोलेंगे, MgO। कोई दिक्कत। और देखिएगा ये जो रिएक्शन से पहले जो है इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिएगा, रिएक्टेंट बोला जाएगा, रिएक्टेंट बोला जाएगा, सर ना। ये जो बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा क्या किया जाता है, एक एरो का साइन रखा जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो क्या बोलिएगा कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला इज नॉन एज दी केमिकल इक्वेशन। नहीं समझ में आया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। नहीं समझे, फिर से मेरे साथ साथ एक बार बोल दीजिएगा, है ना। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड द केमिकल फॉर्मूला इज नॉन एज द केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत। गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो देखो ये सामने जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत सर और ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। और भी हो सकता है, जैसे देखिएगा, ये देखो अगर मान लिया जाए, बात किया जाए कि ऐसा कुछ हो कि जैसे Zn प्लस H2SO4 पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे क्या बनता है बोलिएगा, ZnSO4 प्लस क्या हो गया आपका H2 हो गया। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत। अब देखो केमिकल इक्वेशन भी दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है ना, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। There are two type of chemical equation, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation, ठीक है ना। बैलेंस किसे बोला जाता है, ठीक है ना, तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ हर एक एलिमेंट्स का अगर नंबर सेम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ए रिएक्शन is equal on both side of the equation, that is number of, है ना, that is number in the reactant is equal to number in the product, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, if the number of each element involved in any chemical reaction in reactant is equal to the number of elements in the product, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलत है बोलिए ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल दिया जाए बैलेंस्ड का, जैसे देखो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे Zn प्लस क्या लिख दो H2SO4, तो रिएक्शन में क्या बनता है बोलिएगा, ZnSO4 प्लस क्या लिख दिया जाए यहाँ पे H2 लिख दिया जाए, तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो जिंक देखो कितने हैं, एक, कितना जिंक है, इधर में जिंक देखो कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, दो, इधर भी हाइड्रोजन में देखो कितना है, दो है, सल्फर कितना है, एक, इधर भी एक है, ऑक्सीजन कितना है, चार, इधर भी कितना है, चार है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज ऑन बोथ साइड आर इक्वल देन द रिएक्शन विल बी, देन द केमिकल इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड, ठीक है ना। ये अगर इक्वल नहीं हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड। जैसे देखो अभी थोड़ा देर पहले मैग्नीशियम रिबन वाला हम लोग देखे थे ना, ये देखिएगा मैग्नीशियम रिबन वाला अगर बात किया जाएगा तो मैग्नीशियम रिबन वाला याद करो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन होता है क्या बनता है, MgO। अब देखिएगा ये किस तरह का एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, नो डाउट, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखो, दो, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, एक,
सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, क्या होता है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। रिएक्टिंग स्पेसीज का अगर हर एक एलिमेंट का दोनों तरफ नंबर सेम होगा तो उसे बोलता है बैलेंस, अगर दोनों तरफ सेम नहीं हो तो क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड बोला जाता है। को डाउट? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मांगता है एग्जाम में तो लिख दिया जाएगा बैलेंस्ड कौन सा है, अनबैलेंस्ड कौन सा है। लेकिन एक बहुत ही रिमार्केबल बात है कि जब रिएक्शन लिखा जाता है, जब कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो हमेशा हम लोग बैलेंस्ड लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है? बैलेंस्ड लिखा जाता है, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो कब ऐसा हो पाएगा? जब सब एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा। इसमें रहो, जब हर एक एलिमेंट्स का नंबर क्या होगा? सेम होगा दोनों तरफ, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है ना। तो अगर पूछता है आपसे एग्जाम में कि व्हाई डू वी राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो क्या जवाब आएगा? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर डिटेल में पूछता है तब लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उससे फायदा यह है कि मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड विल बी इक्वल। बात नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखो है ना, H2 प्लस O2 रिएक्शन होता है, क्या बनता है बोलिएगा? H2O। तो देखते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ कि नहीं हुआ अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो। अब देखिएगा यहां पर देखो कितने ग्राम हो गया, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक। तो दो के लिए कितना हो गया? दो। इसके लिए कितना होगा, है ना, कितना हो गया? एक के लिए 16, तो दो के लिए कितना हो गया? 32। यानी कि ओवरऑल रिएक्टेंट का मास कितना पाया गया बताइएगा? बोलिए ना, कितना आ गया? 34। कितना आ गया? एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत? यार देखो इसके तरफ अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? एक हाइड्रोजन के लिए, दो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया? दो। अब प्लस 16 यानी कितना आ गया? 18। 18 एटॉमिक मास यूनिट, 34 एटॉमिक मास यूनिट, क्या बराबर है दोनों? लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो फायदा यह होगा कि दोनों तरफ मास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो अगर बात किया जाए इसी चीज को बैलेंस कर दिया जाता, H2 प्लस O2 रिएक्शन होता क्या बनता बोलिएगा? 2H2O। 2H2O, तो यहां पे 2 लिख दो। अब देखो मास निकाल के दोनों तरफ सेम आएगा, गारंटी। चलिए देखिए आ जाइए, तो यहां पे कितना लिखा आएगा? 4 ना है, इसलिए 4। ये कितना हो गया बोलिएगा? प्लस 32 यानी कितना आ गया? 36 एटॉमिक मास यूनिट आया, है ना। यहां पर देखो, यहां पर कितना हो गया? 2 प्लस कितना? 16 इंटू कितना हो गया आपका? 2। बाहर से 2 से मल्टीप्लाई जो किया यानी कितना आ गया बताइएगा? 36 एटॉमिक मास यूनिट। क्या दोनों तरफ सेम आया कि नहीं आया? आया ना। तो इसीलिए बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। तो व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आएगा ना? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहां तक डाउट? चलिए और आगे बढ़िएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। हाँ कहां तक आ गए थे? है ना, एक्टिविटी 1.2 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है? व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बदल जाता है बोलिएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब इसको लिखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन बर्न करता ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है, तो इसको लिखना बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इज ए क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटेन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको और शॉर्टेड किया जा सकता है, ठीक है ना। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड इक्वेशन। ये जो लिखा गया है वो क्या चीज है बोलिएगा? बर्ड इक्वेशन है। क्या चीज हो गया? बर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो इतना न लिख करके व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना न लिख करके देखो, ये अगर शॉर्टकट तरीका से अगर हम लिख देते हैं और शॉर्टकट नहीं हो गया,
उसे और भी शॉर्टकट कर सकते जब सिंबल यूज कर लेते। क्या यूज कर लेते? सिंबल यूज कर लेते, ठीक है ना। ये देखिएगा, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन इन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। हाँ, एरो के इस तरफ जो लिखा जाता है सब क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना। आर द रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म डूइंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अगर पूछता है एग्जाम में, रिएक्टेंट क्या होता है? reacting species, that substance that takes part in a reaction is known as the reactant, and the substance which is produced after the reaction is known as the product। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, द सब्सटेंस अंडरगोज, द सब्सटेंस हो तो गया एज ए प्रोडक्ट। ये बर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एंड एरो बिट प्लेस्ड बिटवीन देम। दोनों के बीच में क्या डाला जाता है? एरो, देखो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। किधर लिखा जाता है रिएक्टेंट को? लेफ्ट हैंड साइड को। प्रोडक्ट को किधर लिखा जाता है? राइट हैंड साइड को, बिना विथ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है ना। अगर दो तरह का सब्सटेंस होगा बीच में प्लस डाल देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, लिखते हैं राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर दो से दो ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? प्लस प्लस करके लिखते हैं ना, कोई दिक्कत। The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction। जो एरो का हेड होता है वो क्या चीज बताता है? बोलिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे चेंज हुआ। यहां तक कोड आउट? बोलिए नहीं ना, फिर से एक बार बोलिएगा। पोटासियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है? येलो होता है। पोटासियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? सॉरी, पोटासियम लेड नाइट्रेट ना, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट पाउडर। कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है। समझ ना, कोई दिक्कत? समझ ना। चलिए, रिएक्शन होता है क्या क्या बनता है, हाँ ना। हाउ विल यू नोट दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? चेंज इन स्टेट, या तो फिर चेंज इन कलर, या तो फिर हाँ, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल अगर आपसे पूछते हैं कि गिव एग्जाम्पल वेयर चेंज इन कलर हैज टेकन प्लेस, तो कौन वाला देंगे? लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड वाला देंगे ना। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल कौन वाला? जिंक वाला दे देंगे, जिंक वाला दे देंगे। नहीं, कोई दिक्कत? चेंज इन कलर हो गया है ना, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, तो फिर से जिंक वाला दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यार आगे बढ़िएगा। हाँ अब देखो, इसके बाद देखा जाए, है ना, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो इसको पढ़ने से अच्छा है कि तो बता ही दिए भाई कैसे लिखा जाएगा, सिंबल के रूप में। किस तरह से लिखते हैं? सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, खुद से कर सकते हो यो, ठीक है ना। कॉन्टेंट कंपेयर द नंबर ऑफ, इस तो वही है नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट के तरफ हर एक एलिमेंट का, प्रोडक्ट के तरफ हर एक एलिमेंट का अगर नंबर सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड। अगर दोनों तरफ नंबर सेम ना तो उसका क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड बोला जाता है। जैसे देखो, ये जिंक वाला एग्जांपल लेके चला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। Zn प्लस H2SO4 काउंट करो दोनों तरफ, सब कुछ का नंबर क्या पाया जाएगा? सेम सेम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है। ये देखो, ये वाला देखो, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए सीखना होगा आपको, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड किया जाता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मतलब क्या हो गया? कोशिश करके देखो, चाहे तो सही हो जाए, नहीं कोई दिक्कत। तो देखिएगा, अगर बात किया जाए तो हाँ, एक और तरीका होता है। अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा अगर भारी आ जाता है तो एक और तरीका है हमारे पास जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं, एबीसी मान कर कोफिशिएंट वगैरह लिख करके, ठीक है ना। तो बताते हैं, अभी रुक जाएगा। जैसे देखिए, इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखो, Fe प्लस H2 रिएक्शन होता क्या बनता है? बोलिएगा, Fe3O4 प्लस H2। जितना एनसीईआरटी का रिएक्शन है सब याद कर लेना, एक भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, विथ कलर उलट सब कुछ, कलर स्टेट टू स्टेट सब याद कर लेना है, ठीक है ना। चले आ जाइएगा, Fe प्लस H2O रिएक्शन होते क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2। पहले देखो कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 1। इधर में आयरन कितना है? 3। अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सोचो, है ना। देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? बोलो, कितना ऑक्सीजन है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? कितना हाइड्रोजन? बोलो ना,
2 है, तो पहले बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, देखिएगा। तो पहले तो आप एक काम करो कि ऑक्सीजन को 4 बना लो, ऑक्सीजन को 4। तो 4 कैसे बनेगा, देखो लिखा हुआ था क्या चीज, Fe प्लस H2O रिएक्शन हुआ था, क्या बना, Fe3O4 प्लस क्या लिखा गया आपका, H2 लिखा गया। तो पहले आप एक काम करो कि आयरन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 4। तो 4 करने के लिए क्या करोगे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो तो 8। तो 8 करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है ना। अब देखो आयरन, आयरन यहां पे कितना था, 3। तो 3 बैलेंस के लिए क्या करेंगे, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत सरावना, कोई दिक्कत, चलिए लिखना था, लो लिख लो, है ना। Fe प्लस H2O बैलेंस जब हम लोगों ने किया तो क्या बना, Fe3O4 प्लस आपका हो गया H2, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां से 4 से, और यहां पर आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, और क्या, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बैलेंस किया जाएगा। हाँ, बैलेंस क्यों करते, समझाया ना, क्यों करते हैं बैलेंस, हाँ, ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, इक्वल करने के लिए नहीं, इक्वल कर रहा है लेकिन क्या चीज को, मास को इक्वल करना है दोनों तरफ, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए, चलो देखो ये स्टेप लिखा है, तो काउंट करो, ये करो, वो करो, ठीक है कि नहीं। ये सब आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए 1 मिनट, हाँ देखो स्टेप 6 में, मतलब सबसे लास्ट स्टेप में क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का नंबर को काउंट कर लेना है कि दोनों तरफ सेम है या नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा स्टेप 7th, स्टेप 7th में क्या लिखा गया है, राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। हम लोग क्या करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हीट चेंजेज है, लिख देंगे कि हीट यहां पे जनरेट हो रहा है। लाइट अगर नहीं कर रहा है तो क्या लिख देंगे, लाइट आ रहा है भी, ठीक है नहीं। या तो अगर मान लिया जाए कि उसका फिजिकल स्टेट को लिख दिया जाए, क्या लिखा जाए, फिजिकल स्टेट को लिख दिया जाए। जैसे देखो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, गैसियस स्टेट के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे जी। क्या लिखा जाएगा, बोलिएगा जी। जी फॉर क्या हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, ठीक है ना। एल फॉर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, एल फॉर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। एस फॉर क्या हो गया, सॉलिड, है ना। एक्यू लिखा जाता है, एक्यू मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड लिक्विड, क्या होगा, दोनों तो लिक्विड होता है। हाँ, एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी उसमें मिला हो रहेगा, नहीं समझ रहे हो, है ना। अगर वाटर मिला हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस बोला जाता है, ठीक है ना। लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, समझ रहे ना। चलिए इस तरह से और भी उसके इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेप 7 में बता रहा है कि अगर रिएक्शन अगर हो रहा है तो किसी में, हम लोग उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टेट को ऐसे मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिएगा, carefully examine the balanced chemical equation, does the equation tell us anything about the physical state of each of the reactant product। तो क्या फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल रहा है, उससे नहीं पता चल रहा है। तो फिजिकल स्टेट को डिनोट करने के लिए हम ये सब सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन फॉर द फिजिकल स्टेट, किस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। जैसे देखो यहां पर लिखा गया है टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला लिखा जाता है उसी के साथ साथ हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं, है ना। द गैसियस
The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactants and product are represented by the notions G for gas हो गया, L for क्या हो गया liquid, AQ for क्या हो गया aqueous, RS for क्या हो गया solid हो गया respectively. The Bard equation is written and आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयरन, आयरन कौन सा स्टेट पाया जाएगा सॉलिड, इसलिए एफ ही यहाँ पे एस लिख दिया, इसमें मतलब क्या हो गया सॉलिड स्टेट में. H2 कौन सा स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है. हम लोग आगे चले पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में कि गैस से रिएक्शन करता है ये, ठीक है ना. उसके बाद फिर कौन सा हो गया, क्या बनेगा Fe3O4 जंग, तो क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है, फिर क्या हो गया आपका गैस हो गया. कोई दिक्कत सर होना है ना. नोट द सिंबल G इज यूज्ड है ना, नोट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट द इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. वाटर यूज किस तरह से यूज किया जा रहा है बोलेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज किया गया है ना. यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल यूज है ना, अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम. मतलब फिजिकल स्टेट को मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है. हाँ अगर बोला जाएगा तो मेंशन करेंगे, अगर नहीं बोल रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना. और इंफॉर्मेटिव बनाना है तब हम लोग लिखेंगे, हमको नहीं मन है हम नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत सर होना. लेकिन हाँ एग्जाम में पूछेगा तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं. समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन. कभी कभी क्या होता है कि कोई सर्टेन कंडीशन होता है, कुछ कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो बढ़ा सकता है चाहे तो कर सकता है घटा सकता है. ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द कैटलिस्ट, है ना. कोई दिक्कत, फिर हो सकता है कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना. जैसे कि हाइड्रोजनेशन में पढ़े होगे तुम लोग, निकल कैटलिस्ट लिया जाता है. हाइड्रोजनेशन नहीं, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाया जाता है, घी डालडा बनाया जाता है, तो वहां पे क्या यूज करते थे कैटलिस्ट. तो वहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखते हैं, क्या लिखेंगे ऊपर. जैसे देखो कि यहाँ पे बात किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है CH3OH, मेथेनॉल बनाता है, क्या बनाता है मेथेनॉल बनाता है. तो इसके लिए मेंशन करना पड़ेगा कि हमको प्रेशर चाहिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिखना पड़ेगा कि ये कंडीशन होगा तब यहाँ पे रिएक्शन होगा सर है ना. तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा, जो भी फिजिकल कंडीशन की जरूरत पड़ेगा एरो के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है. देखो ये है ना, क्या हो गया आपका CO2 प्लस H2O, ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस, सेम एज क्या कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ठीक है ना. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना, तो क्या बनाता है बोलिएगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना. तो यहां पर हम लोग जो यहां पे मेंशन कर रहे हैं ये रिएक्शन है ना, ये जो भी कंडीशन की जरूरत पड़ेगा यहां पर एरो के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है. कोई दिक्कत, चलिए